जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को समझने वाले हैं। यानी कि जो आपके बुक में एनसीईआरटी के बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उनको समझने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक का वीडियो इसी तरीके के आसान भाषा में समझा करके अपलोड किया गया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन ख, यानी कि 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है सेल्फी लैंप का आविष्कार किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ऑप्शंस यहाँ पे देख ही सकते हैं। लेकिन इसका सही आंसर पर बात करेंगे। इसका सही आंसर क्या है? हेम्फ्री डेवी इसका सही आंसर है, यानी कि सेल्फी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हेम्फ्री डेवी ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख ही सकते हैं। सही आंसर की बात करेंगे अगर, तो ऑप्शन क, यानी कि 1885 ईस्वी में मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल का स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? आपको क्या पूछा है? जूट मिल, भारत की पहली जूट मिल तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये था आपका कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन क इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, वहां पे कंफ्यूजन ये है कि इसमें जो है सही आंसर दिया ही नहीं गया था ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो था ऑप्शन में आपका दिया हुआ 1914, जो कि यहाँ पे होना चाहिए 1814। यानी कि इसका जो भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ है वो 1814 ईस्वी में प्रारंभ हुआ है। इसका एक आप लोगों को विश्वास हो जाए इसी के लिए मैंने आपकी बुक का एक फोटो भी खींच करके अपलोड कर दिया है यहाँ पे। देखिए भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ सन 1814 ईस्वी में हुआ, जब रानीगंज पश्चिम बंगाल में कोयले की खुदाई का प्रारंभ किया गया था। आई होप अब आप लोगों को विश्वास हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो ऑप्शन आप लोग देख ही सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी कॉमन है, मेरे ख्याल सभी को पता होगा। ऑप्शन फॉर इज द राइट आंसर, यानी कि 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? किसकी भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क सही होगा, यानी कि 1910 में किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लैंड में सूती सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मतलब कि इंग्लैंड में जो सभी स्त्री हैं या फिर पुरुषों को हैं वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ग, यानी कि 1918 में इनको प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देख सकते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी आपके ऑप्शन ख, यानी कि 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित होता है आपका ऑप्शन ग, यानी कि 1881 ईस्वी में भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट पारित होता है। तो आई होप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए होंगे, सारे के सारे ऑप्शंस सही, उनका राइट आंसर क्या पता चल गया होगा। अब रहेंगे हम लोग, इसमें आएगा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन, यानी कि खाली जगहों को भरना है आपको। तो उसका सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सन 1838 ईस्वी में डैश में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो देखिए इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड की जगह आप लोग लंदन भी लिख सकते हैं या फिर यूके भी लिख सकते हैं। तो आपके तीनों, तो तीनों का मतलब बेसिकली लंदन भी तो इंग्लैंड में ही है और यूके को ही इंग्लैंड कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सन 1871 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। यहाँ पे खाली जगह था, सन डैश में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था, तो 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूनतम मजदूरी कानून सन डैश ईस्वी में हुई थी, मतलब कि कब पारित हुई थी? तो न्यूनतम मजदूरी कानून जो है 1848 ईस्वी में पारित होता है, यानी कि आजादी के 1 साल के बाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना डैश ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की डैश को निश्चित किया गया, मतलब कि किसको निश्चित किया गया था? तो कार्य अवधि और कार्य समय, बेसिकली दोनों एक ही हो गया है, मतलब कि काम करने की समय के बारे में यही आपको यहाँ पर लिखना है। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं, सम्मिलित करें, मतलब कि आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सारे आपको दिख रहे होंगे, क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे, तो इनको आपको मिलाना है। यहाँ पे मैंने सही आंसर लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में और मुझे भी समझाने में आसानी हो। सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पे देखिए स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन गॉ यानी कि जेम्स हारग्रीव्ज ने जो है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। उसके बाद फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था आपका जॉन के ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने किया था। पावर लूम का खोज किसने किया था? या फिर पावर लूम जो मशीन होती है पावर लूम के लिए, उसकी मशीन को किसने बनवाया था? तो इसका जो सही आंसर है आपका एडमंड कार्टाइट, समझे? एडमंड कार्टाइट। तो यहाँ पे सही आंसर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क है इसका सही आंसर। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं वास्प इंजन के आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन गो इज द राइट आंसर, मतलब कि इसके लिए आपका ये होगा, ठीक है। उसके बाद स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार जो बचा हुआ है उसमें जोड़ दीजिए। स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? सैम्यूल क्रॉम्पटन ने। इनको मिला दीजिए। यहाँ पे देखिए, इसका स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था जेम्स हारग्रीव्ज ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। पावरलूम का आविष्कार किया था आपके यहाँ पे एडमंड कार्टाइट ने। तो इस तरीके से आप लोग मिला सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप लोग, अब आपको समझ में आएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि समझ में आ ही जाएगा। अब इसका तो गारंटी मैं देता हूँ, बस आप लोग ध्यान से सुनिए सिर्फ और देखिए वीडियो को। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर आपको 20 वर्ड्स में ही लिखना है। काफी सिंपल और छोटा सा आंसर। अगर आप लोग कॉपी में 2 से लेकर 2.5 लाइन लिख लेते हैं तो बहुत है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताइए। फैक्ट्री प्रणाली मतलब देखिए, शुरुआत में जब 1800-1700 ईस्वी जब फैक्ट्रियां शुरू में बनने स्टार्ट हुए थे, उस समय उनका हालत किस तरह की थी। और अभी जो फैक्ट्रियां होती है बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं, लाखों अरबों उनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो चीज जो होती है यहाँ से जो यहाँ तक पहुंचा, उसके क्या कारण थे, उनके सिर्फ 2 ही कारण लिखना है आपको, ज्यादा थोड़े लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के मुख्य 2 कारण इसको लिख सकते हैं। तो 2 कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला क्या है, नई मशीनों का आविष्कार। क्या मशीनों को बना दिया गया? अब जहां पर लोग पहले हाथ से धीरे धीरे घर में बैठ के काम किया करते थे, अब जब मशीन आ गई तो फटाफट काम होने लगा। जिस काम को करने के लिए 2 घंटे 2 दिन लगते थे, उस काम को अब 10 मिनट में हो जा रहा है मशीनों की वजह से। तो वो इसी का एक बड़ी कारण है कि जब मशीन आसानी से कोई भी काम हो जाता है, तो उसको बड़े पैमाने पर करने का सोचता है, फिर उसको सस्ते में सस्ते कीमत में बेचने लगता है। तो उसी को क्या कहते हैं, वो क्या हो जाता है आपका फैक्ट्री प्रणाली का विकास का एक कारण है। तो स्टीम इंजन और स्पिनिंग जैसी मशीनों के कारण बड़े पैमाने का उत्पादन संभव हुआ। दूसरा क्या, कच्चे माल की उपलब्धता। देखिए मशीनें बना लीजिए आप, लेकिन कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके पास कच्चे माल ही नहीं है तो आपकी फैक्ट्री चलेगी नहीं, मशीनें नहीं चलेगी, बंद करके रखना पड़ेगा आपको। तो उस समय क्या हुआ था कि कच्चे माल की उपलब्धता भी बहुत अधिक थी। कपास, कोयला या फिर लोहे जैसे जो कच्चे माल थे वो बहुत थे। इन वजह से भी आपकी क्या हुआ, फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखिए बुर्जुआ वर्ग बेसिकली एक वर्ग बोल सकते हैं जो शुरू में तो गरीब थी, लेकिन बाद में चल के जब औद्योगिकीकरण हुआ तो उस समय वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए अपने काम के बल पर। तो उसी को क्या कहते हैं, बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। पहले इनकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन ये पैसे इनके पास आ गया तो इनको बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। देखिए आंसर देखिए, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति मध्यकालीन यूरोप में व्यापार और उद्योग के विकास से हुई। यूरोप में व्यापार और उद्योग के विकास से हुई, जब सामंती व्यवस्था कमजोर पड़ी और नगरों का विस्तार हुआ, तो व्यापारी, उद्योगपति और कारीगरों का एक नया वर्ग उभरा। यह वर्ग धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत हुआ और राजनीति में भी प्रभाव डालने लगा, जिसे कि बुर्जुआ वर्ग कहते हैं।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन-कौन से थे? देखिए को दोस्तों, आप लोगों को मैं डिटेल में ऐसे समझाना चाहता हूँ कि एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी समझ पाए। लेकिन क्या है कि उतना ज़्यादा टाइम लेकर के भी नहीं समझा सकता, लेकिन लाइव क्लास जब होगा, तब आप लोगों को पूरा डिटेल में एक-एक वर्ड को आप लोगों को समझाया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन जाए। यहाँ पे देखिए इसका क्वेश्चन क्या था, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन से थे? मतलब कि 18वीं शताब्दी में भारत में कौन-कौन से मुख्य उद्योग थे, उसके बारे में लिखना है। देखिए 18वीं शताब्दी में भारत में मुख्य उद्योग हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग थे। मतलब कि कपड़े का उद्योग और हस्तशिल्प के उद्योग भारत में थे। उस समय भारत में सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता था। कहाँ पर? भारत में। सूती हो गया, रेशमी हो गया, ऊन जैसे कपड़ों का। बंगाल में हुआ, ढाका में हुआ और बनारस अपने महीन मलमल और रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध थे। अभी तो ढाका आपका बांग्लादेश का राजधानी हो गया, ये तो अलग हो गया। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, बंगाल और बनारस है ही। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जूट, धातु, कागज, चीनी जैसे जहाज बनाने का उद्योग भी भारत में ही प्रचलित थे। तो आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निरुद्योगीकरण मतलब कि उद्योग को खत्म करना, उद्योग को धीरे-धीरे नष्ट करना, उसी को क्या कहता है? निरुद्योगीकरण। देखिए नीरु और उद्योगीकरण 2 वर्ड्स को मिला करके ये बना है। मुझे भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आई होप आप लोगों को तो होगा ही शायद। बाकी आप लोग कितने बढ़िया से बोल पाते हैं, बताइएगा कमेंट में। इससे आपका क्या तात्पर्य है? देखिए औद्योगिकीकरण का अर्थ हुआ किसी देश में पारंपरिक उद्योग, मतलब कि जो परंपरा से उद्योग धंधे थे या फिर कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग थे, का धीरे-धीरे नष्ट होना। भारत में अंग्रेजों के शासन काल में विदेशी मशीन से बने सस्ते कपड़े आने लगे, जिससे भारतीय हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया। इस स्थिति को ही निरुद्योगीकरण कहा जाता है। मतलब कि छोटे और पारंपरिक उद्योगों को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह अंग्रेज मशीन वगैरह लेके आ गए, जिससे सस्ते में कपड़ा वगैरह बना करके बेचने लगे, तो लोग सस्ता खरीदेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? औद्योगिक आयोग, देखिए औद्योगिक आयोग की नियुक्ति सन 1916 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1916 ईस्वी में। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में उद्योगों की स्थिति को जांच करना और इसके विकास का उपाय सुझाना। देखिए औद्योगिक आयोग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में जो बिजनेस है उनकी स्थिति कैसी है और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उनको गाइड करना, उनको बताना, सुझाव बताना। तो आयोग ने कुटीर उद्योगों के संरक्षण मतलब कि छोटे बिजनेस को बचाने के लिए और नए उद्योग लगाने और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिश भी की थी। वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, खाली स्थान और मिलान चिन्ह और साथ में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझ चुके हैं। अगले पार्ट में यानी कि इसी चैप्टर का अगला पार्ट भी अपलोड होगा, जिसमें कि हम लोग समझेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उनको हम आसान शब्दों में और थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं, इसीलिए इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। तो अगर आप लोग 1 दिन के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं अपलोड करने के बाद, तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आई होप आप लोग आज के इस वीडियो में समझाए गए सभी पॉइंट्स को, सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।